हेलो मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिष्टाचार यह कहानी। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। लेखक का परिचय। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और मृत्यु 19 जुलाई 2003 में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया है। प्रमुख कृतियाँ: भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर, आदि कहानी संग्रह, झरोके, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा नीलोफर आदि उपन्यास, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि। आज के अतीत। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती, क्रुद्ध यानी क्रोधित श्रीमती, और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए? बनमानस यानी वन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, आदि मानव की तरह दिखने वाला। इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। तलब माने सैलरी। केवल 12 रुपये लेगा। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? अब राम गोपाल बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं। तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यानी अब कम पैसे लेता है तो काम भी वैसे ही करता होगा। यह मैं क्या जानूँ, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई, यानी और थोड़ी गुस्से में आ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह के दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दोगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। अब श्रीमती जी उसके अपीयरेंस पर जा रही है। श्रीमती जी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है गलत इंटेंशन से भी आया हो ये नौकर, इसीलिए उसको पहले ही वो सावधान कर दे रही है। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में कुछ वही था जो अक्सर लोगों का होता है कि सब झूठे, गलीज और लपट होते हैं, कि हर कोई बदमाश है। ऐसा ही श्रीमती जी को लगता है और लोगों को अक्सर लगता है। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी लोग झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर के बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेज़ी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज़ नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उंडेली है। जासूसी नॉवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नज़र आता था। अब जो श्रीमती जी है लेखक की, उनका स्वभाव इस तरह से है कि वो जो भी उनके यहाँ नौकर आता था हर किसी को शक की निगाह से देखती थी। उसमें इंसानियत वो बिल्कुल भी नहीं ढूंढती थी। जो भी आता था उसका खाना पीना, रोटियां, गलतियाँ, उसका दिखना, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करती रहती थी। और दूसरी बात कि वो उसको बिल्कुल भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करती थी। नौकर है, बिल्कुल नौकर की तरह ही उसे रखना। कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी।
काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, अरूप माने जो दिखने में अच्छा नहीं था, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला, यानी अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे कुछ नहीं समझता है। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू रामगोपाल की खोज दूसरे नौकरों के लिए शिथिल यानी ढीली पड़ गई। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये, जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह से कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने भी बीत गए। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था, जो अब 4-8 वर्ष का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य यानी प्रेम ने श्रीमती जी की आंखें आटे दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। अब लेखिका जो श्रीमती जी है उनका ध्यान थोड़ा बढ़ गया है। अब हेतु से ध्यान उनका निकलकर बच्चे की ओर आ गया है। शामियाने और बाजे के प्रबंध होने लगे। अब उनके घर में एक बड़ा सा कार्यक्रम रखने वाले हैं बेटे के मुंडन का। इसके लिए वो प्रबंध में श्रीमती जी लग चुकी है। मित्र संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। यानी कि अब श्रीमती जी धीरे धीरे हेतु को स्वीकार कर उससे जिम्मेदारियां देने लगी है। जो चाबी का गुच्छा उनकी कमर को रहता, अब उन्होंने वो हेतु के पास दे दिया है। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। बच्चे के मुंडन का दिन। मित्र संबंधी मोटरों एवं टांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का वातावरण जैसे खिल उठा। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। अब घर में कामकाज का समय है और अचानक से इतनी सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी है और हेतु कहता है कि उसे छुट्टी चाहिए। तो ये कैसे शक्य है कि ये जाने कैसे देंगे वो? क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दे। छुट्टी दे दे? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ, अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। झुंझला यानी और ज़्यादा गुस्से में आ जाना। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। अब देखिए, बहुत ज़्यादा लेखक गुस्से में आ गए हैं श्रीमान और उन्होंने हेतु को थप्पड़ मार दिया सबके सामने। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? चाटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। सारे लोगों को भी सुनाई दिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि नौकर होते ही हैं। लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग सोचते क्या है कि हाँ, नौकर को ही मारा है ना, तो कोई बात नहीं, जैसे नौकर का कोई मान सम्मान ही नहीं होता। श्रीमती जी को जब इसकी सूचना मिली तो वह तंद्रा से जागी। हो न हो इसमें कोई भेद है, मैं भी कैसी मूर्ख, तो जो इस लंपट
पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। अब श्रीमती जी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। उन्हें ऐसा लगा है कि मैं बच्चे के प्रोग्राम में, बच्चे के कार्यक्रम में सारी तैयारियां मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं दूसरी तैयारियां करने में लगी और अब ये जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब मैंने सारे ताले चाबियाँ जो इसके हवाले की थी, इसने सब कुछ बटोर लिया है और अहम मौके पर ये जाने की बात कर रहे हैं। तो उनके मन में दूसरा ही शक पनपा है। श्रीमती जी भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों, घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज करेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर कामों में जुट जाता, बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूँ न हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमती आपे से बाहर होने लगी, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर सब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा। दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती जी ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। अब श्रीमती जी देख रही है कि कहीं वो कुछ चुरा कर तो नहीं ले गया। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला, मगर बड़े घरों की चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यूँ भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूँ क्या क्या उठा ले गया है। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीनों की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की क्या वह चिंता करेगा? तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो। अगर कोई भी चीज़ गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूँगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझे बैठे हो कि वह तुम्हें ठीक पता लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। अब कई महीनों बाद उनको हेतु फिर से नज़र आया है श्रीमान जी को। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अब लेखक उससे पूछ रहे हैं। अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना? फिर लेखक ने पूछा। हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा ज़रूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलता क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया। बाबू रामगोपाल पसीज उठे। अब हेतु का ये हाल देख के रामगोपाल जी को लग रहा है ज़रूर कोई सीरियस बात थी कि हेतु इतनी इस तरह से रो रहा है।
उसको रोता हुआ देखकर फिर लेखक पूछते हैं, अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोलते हैं, जी मेरा बच्चा मर गया था। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु कहता है। बाबू राम गोपाल को सुनकर बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते रहे। फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ न बोले, क्यों? फिर हेतु धीरे से कहता है, जी वहाँ कैसे कहता? खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा माना जाता है। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गवार की ओर देखते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी व्यक्ति का बाहरी रूप देखकर उसके स्वभाव का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि महत्व हमेशा व्यक्ति की सीरत का होता है। यहाँ शिष्टाचार का मतलब है कि अनपढ़ होने के बावजूद भी हेतु शिष्टाचार से भरा हुआ था। उसे अच्छी तरह से पता था कि किसी भी शुभ कार्य में कोई बुरी खबर नहीं बताई जाती, इस कारण वह चुप रहा। लेकिन पढ़े लिखे श्रीमान और श्रीमती जी ने उसे गलत समझकर एक थप्पड़ मार दिया। फिर भी वह बेचारा कुछ नहीं बोला। इससे हमें यह पता चलता है कि शिष्टाचार का होना यह हमारे स्वभाव में होता है, संस्कारों में होता है, इंसान की अपनी सोच में होता है, वरना लोग तो पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।